तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, देखिए रमन हो गया है, 10 हो गए हैं, 11th है उत्तराखंड के इतिहास के साहित्यिक स्रोतों का विवरण दीजिए। अच्छा, ये भी अपना हो चुका है, ठीक है। ओके, 12th नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में गोरखा शासन के दौरान राजनीतिक स्थिति का वर्णन कीजिए। ठीक है, जो पॉलिटिकल स्टेटस था वो बताना था ड्यूरिंग गोरखा। ठीक है, तो पहली चीज आपने अगेन वही जो टेम्पोरल डायमेंशन है उससे स्टार्ट करना है कि ये कहाँ पे थे, कहाँ इनकी लोकेशन थी। ठीक है, और लगभग इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया, इससे आपका इंट्रोडक्शन तैयार हुआ। तो उत्तराखंड में गोरखा शासन का इतिहास 18वीं और 19वीं शताब्दी के बीच आता है। यह काल उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण और संघर्षपूर्ण था। तो देखिए, दूसरे में पहले लाइन में आपकी टाइम हुआ, दूसरे में आपकी लोकेशन हुई, ठीक। तीसरे में ईयर इन्होंने कितने टाइम तक रूल किया वो है, ठीक। तो आपको इतनी बात समझ में आई। अब देखना गोरखा आक्रमण और शासन की स्थापना। तो ये तो देखिए किस रीजन में था, वो ये हुआ। लेकिन ये किस लिए फेमस नहीं, इनफेमस बोलेंगे कि ये कुख्यात किस लिए थे। ये बहुत कठोर शासन किया इन्होंने और अत्याचार बहुत किया। ठीक है, बहुत ज्यादा अत्याचार था, आपने जरूर इनके बारे में पढ़ा होगा। देखिए, गोरखा शासन के दौरान लोगों पर अत्यधिक कर लगाए गए और स्थानीय जनता को कठोर यातनाएं दी गई। ये नंगे पांव चलवाते थे अंगारों पे एज ए पनिशमेंट। तो काफी ये मीन्स हार्श थे अपने पनिशमेंट में। सामाजिक और सांस्कृतिक दबाव इनका अगला पॉइंट है। गोरखा शासन के दौरान उत्तराखंड की स्थानीय संस्कृति और परंपरा पर भी दबाव डाला गया। गोरखाओं ने अपनी प्रशासनिक नीतियों को लागू किया, जिसमें स्थानीय नेतृत्व और सांस्कृतिक परंपराओं को हाशिए पर रखा गया। ठीक, नेक्स्ट, ये तो सोशल हुआ। अब ये आया अपना ब्रिटिश हस्तक्षेप और गोरखा युद्ध। गोरखा शासन की विस्तारवादी नीतियों के कारण, ये इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, संगोली की इनमें ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ संगोली। ठीक, एग्जाम्पल उदाहरण, 1815 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा और गोरखाओं को हराकर कुमाऊं पर कब्जा कर लिया, जिससे गोरखा शासन का अंत हुआ। इसके बाद गढ़वाल का एक हिस्सा ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, जबकि दूसरे हिस्से को पुनः स्थापित राजाओं के अधीन कर दिया गया। मीन्स सोमचंद का आपने नाम सुना होगा, सोमचंद था, सोमदेव थे, वो थे, उनको रिस्टोर किया गया। टिहरी राज्य की स्थापना की गई, पावर दी गई उनको। तो ऐसा कुछ करके इन्होंने किया था। ठीक है, ऐसा इतना ज्यादा नहीं है इसमें, लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन है गोरखाओं के बारे में, आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया कहाँ थे, कैसे थे, क्या इनका एडमिनिस्ट्रेशन था, क्या सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल इनकी पॉलिसी थी, इतना आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तराखंड की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और भूमिका का वर्णन कीजिए। तो पहली चीज आपको बताना है कि भाई इनका कितना पार्टिसिपेशन है लगभग वो, और उससे जो इनकी भूमिका है, मीन्स रोल क्या है, कितना उससे फायदा है। तो पंचायती राज व्यवस्था और महिला आरक्षण, 50% तक रिजर्वेशन है। तो आपको पता है आधा हिस्सा जो पॉलिटिकली रिप्रेजेंट हो रहा है उत्तराखंड का। उदाहरण के लिए 2019 में उत्तराखंड में पंचायती चुनावों में महिलाओं को 50% सीटों पर आरक्षण दिया गया, जिससे लगभग 8,000 महिलाएं विभिन्न पदों पर चुनी गई। अब इससे पता है क्या है, ये पॉइंट आपको पॉलिटी में भी काम आएगा, तो ये आपने एकदम रट लेना है। ठीक है, जीएस पेपर 2 में जब पंचायती राज पे पूछेगा तब भी आपको लिखना है, वीमेन एम्पावरमेंट में, सोशल जस्टिस में, एथिक्स में भी यूज करना, ऐसे में भी करना। ये आपका एक तरह से आलू जैसा पॉइंट है। नेक्स्ट है निर्णय लेने में महिलाओं की भूमिका। महिलाएं अब केवल पंचायती पदों पर नाम मात्र के लिए नहीं है, बल्कि वे महत्वपूर्ण विकास कार्यों, ग्रामीण समस्याओं और सामाजिक मुद्दों पर निर्णय लेने में भी सक्रिय भागीदार हैं। वे जल प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और महिला, इन सबको कर रही है। उदाहरण के लिए पिथौरागढ़ जिले की एक महिला ग्राम प्रधान ने अपने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बच्चों के बीच विद्यालय में सुविधाओं का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब देखिए, इसको छोड़ देना, आपको क्या करना है ना, आप उत्तराखंड में जहां से भी आते हैं, ठीक, आपके आसपास आपको कुछ भी अगर लगता है कि किसी पंचायत में बहुत अच्छा हो रहा है, उसको कोट कर देना। आप उत्तराखंड से नहीं आते हैं तो आपने कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज पढ़ी होगी, या फिर आप यूपी से ही हो, यूपी में आपने कहीं कोई एग्जाम्पल सुना होगा कि अच्छा ये काम हो रहा है, या फिर आपको लगे कि ये काम होना चाहिए। जैसे मुझे तेलंगाना का याद आ रहा है अभी,
तेलंगाना में कुछ ऐसा था कि कुछ महिलाएं इकट्ठी हुई, उन्होंने बोला कि हम एक पॉन्ड मीन्स तालाब को थोड़ा और गहरा करेंगे, उसमें हम अपने ग्राम प्रधान की थोड़ा सा हेल्प चाहेंगे। तो प्रधान उस टाइम पे फीमेल थी, तो उन्होंने उनकी हेल्प की, उन्होंने बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोदे, उसमें क्या हुआ, वाटर कंजर्वेशन हुआ। उस पानी में फिर उन्होंने मछली पालन स्टार्ट किया, और जब मछली उनकी ठीक ठाक मीन्स ग्रो होने लगी, तो उसको उन्होंने वहाँ पे एक प्रोसेसिंग की छोटी यूनिट लगाई, उसको प्रोसेस करके बाहर भेजने लगे। तो ये आइडियली ऐसा होना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं, अगर ये एग्जाम यूपी पीसीएस का भी हो, तो आप ऐसा लिख देना केस स्टडी बना के कि यूपी के एक गांव में ऐसा कुछ चल रहा है और प्रधानों की मदद से ये सब किया जा रहा है। तो देखिए, उससे क्या हुआ ना, एग्जामिनर को नहीं पता है कौन सी पंचायत में कहाँ है क्या है, वो बोल नहीं सकता कि आपका सही है, लेकिन वो डिनाई भी नहीं कर सकता कि आपका पॉइंट गलत है। वो सर्च नहीं कर पाएगा, आपके इसमें एक वेटेज मिलेगा। देखिए ये क्या है ना, जब आप ज्योग्राफी का पेपर लिखते हो तो उसमें केस स्टडी बहुत ज़्यादा उसमें डालनी होती है। तो उसमें ऐसे ही किया जाता है कि जनरली आसपास जो भी तुम्हें लग रहा है कि होना चाहिए या फिर हो रहा है, उसे देख के लिख दो। ये स्मार्ट प्ले भी है। वैसे आपकी इथिक्स अगर इसको अलाउ करते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, अदरवाइज अपने हिसाब से पढ़ के देना, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है महिला नेतृत्व के सामने चुनौतियां। तो चैलेंजेस क्या है देखिए पंचायत में। पहली चीज है फंड का, दूसरा है फंक्शन का, तीसरा है फंक्शनरीज। एफ 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 फंड मतलब पैसे का। पैसे का क्या कि भाई इनको पैसा कब मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो ग्रांट मिलती है वो टाइड मिलती है, टाइड ग्रांट मिलती है कि आपको ये काम करना है। तो उससे क्या है, इनके पास लिबर्टी नहीं होती ज़्यादा और काम करने के लिए, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है। ठीक। फिर अगला ऐप से आया फंक्शन, कि भाई इनके जो फंक्शन है वो भी लिमिटेड है, ज़्यादा इनको फंक्शन दिए नहीं गए हैं। ठीक है। इनके पास फॉर एग्जाम्पल एक, अभी चलिए इस पे केस स्टडी में बताऊंगा आपको। फंक्शनरीज का मैं आपको बताऊं, तो फंक्शनरीज जो मीन्स प्रधान है, तो प्रधान पति का कॉन्सेप्ट चलता है कि प्रधान फीमेल है लेकिन उसका काम पति देखता है। दूसरी चीज, इनके पास स्किल नहीं है, लीडरशिप स्किल नहीं है, इंफॉर्मेशन इतनी अच्छी होती नहीं है, एक तरह से प्रॉक्सी बन के रह जाती है फीमेल या फिर मेल जो भी है आपको दिमाग में। तो फंड का हुआ, फंक्शनरीज का हुआ, फंक्शन का। भाई ग्राम प्रधान में मीन्स ग्राम जो भी लोकल लेवल पे होता है, वहां पे जो इनकी मीटिंग होती है वो रेगुलर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ग्राम सभा अवेयर नहीं है, उस वजह से मीटिंग कम है। तो इनका जो वर्क है वो थोड़ा सा हार्म होता है, और एक तरह से जो लोकल पॉलिटिक्स है वो काम में और ज़्यादा डिले करा देती है। ठीक है। एक नुकसान मैं आपको जेन्युइनली बताऊं ना, ये तो सब लिखने की बातें हैं, लेकिन एकदम रियल चीज़ बताता हूँ। आप जो लोग गांव से होंगे इसको रिलेट कर पाएंगे। जब से पंचायती राज आया है, इसकी तारीफ सबने सुनी है, आप सब देखते हो करते हो, लेकिन इसने गांव की हालत इतनी खराब कर दी है, इतना बर्बाद कर दिया है गांव को, कि अब वो उसमें सोशल कैपिटल जैसी कोई चीज़ नहीं बची है। पहले गांव आपस में मिलके रहते थे, साथ रहते थे, प्यार सद्भाव शांति बहुत सब कुछ था। आज लेकिन क्या हुआ है ना, अब एक इलेक्शन में चार पांच कैंडिडेट खड़े हो गए, तो फैक्शन अलग अलग गुट बन जाते हैं गांव में। आपने उसको वोट नहीं दिया तो वो उसके अगेंस्ट, उसने उसको दिया तो वो उसके अगेंस्ट। तो इतने फैक्शन बन गए कि अब लोग एक दूसरे से बात करना पसंद नहीं करते। गांव से ज्यादा अच्छे शहर हो गए हैं। वहां पे अब देखना फेस्टिवल ये सब काफी ज्यादा सेलिब्रेट होते हैं। गांव में क्या होता है, गांव में बिल्कुल बर्बाद होने लगे हैं बहुत ज्यादा इस पंचायती राज ने। आप मानो या मत मानो, हो सकता है आप इसे डिसएग्री कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, जहां तक मैंने देखा है गांव को, उसमें स्थिति बहुत ज्यादा खराब हुई है ड्यू टू दिस पंचायती राज। कुछ और सोचना चाहिए था, लेकिन सब तारीफ तारीफ गिनवाते हैं कि बॉटम अप अप्रोच हुई है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी है। ठीक है, फंड फंक्शन फंक्शन यार कुछ नहीं है, बर्बाद हो गएगा। अभी देखना सिर्फ उसका इकोनॉमिक ग्रोथ और यही सब नहीं देखनी है। जो गांव है उनमें जो सोशल कैपिटल है वो हमारी सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी, जो इस पंचायती राज ने बिल्कुल खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उसको तो आप लिख लोगे ना, बस उतने से काम हो जाएगा। अगला है उत्तराखंड में सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने पर पलायन के प्रभाव पर चर्चा करें। मीन्स सोशली उसने क्या, देखिए पंचायत, मैंने आपको माइग्रेशन पे काफी कुछ बता दिया है पहली वीडियोस में, बार बार इसमें रिपीट करना मुझे नहीं लगता कि वो आपके लिए कॉस्ट बेनिफिट है। फिर भी मैं एक आइडिया दूं आपको, तो पुश और पुल फैक्टर से आप इसको शुरू कर सकते हो, या फिर माइग्रेशन की डेफिनेशन दे सकते हो। इससे नुकसान क्या हुआ है?
इससे देखिए, एक तो पहली चीज़ आपको माइग्रेशन का एकदम एग्ज़ैक्ट डेटा पता होना चाहिए। आप इस डेटा से इंट्रोड्यूस करना कि 2011 की इंट्रोडक्शन देना आप यहाँ से, कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के लगभग 30% लोग पलायन कर चुके हैं। 30%, वन थर्ड पॉपुलेशन पलायन कर चुकी है, जो अधिकांश युवा और कामकाजी लोग हैं। इससे खेती और अन्य स्थानीय उद्यमों में श्रमिकों की कमी आई है। तो ये सब मत लिखना, लेकिन हाँ, 30% लोग पलायन कर चुके हैं। और उसके बाद लिखना कि इसके लिए पुश और पुल फैक्टर काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। पुश में आपको मैंने बता दिया है क्या क्या आएगा, वहाँ की जॉब नहीं होना, वहाँ की एनवायरमेंटल कंडीशन, ये सब चीज़ें। पुल में सिटी अट्रैक्ट, थोड़ी जॉब, अट्रैक्टिव जॉब देती है आपको, एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देती है, इस वजह से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। तो उससे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? सोसाइटी में आप क्या सोचोगे? आप ऐसे रैंडम कुछ मत सोचना। सोसाइटी में एक फैमिली है, तो भाई फैमिली की हालत क्या हुई? उसमें एक महिला है, उनकी हालत क्या हुई होगी? बच्चे, ठीक है, बच्चों का क्या हुआ होगा? जो ओल्ड एज है, बूढ़े माँ बाप हैं, उनके बारे में आप सोचना, तो आपका सोसाइटी का इससे बात बन जाएगी। कैसे? देखिए, मेल माइग्रेट करके चले गए, जनरली मेल का माइग्रेशन ज़्यादा हुआ है, तो फीमेल अब गांव में रहेगी। जो छोटी मोटी खेती थी उसको भी फीमेल देख रही है, घर के काम भी देख रही है और बच्चों के भी केयर कर रही है। तो ट्रिपल बर्डन, वीमेन पे ट्रिपल बर्डन आ चुका है। चाइल्ड केयर, फैमिली केयर और ये जो इकोनॉमिक एग्रीकल्चर, ये सब कर रहे हैं। ठीक। फैमिली पे क्या हुआ है कि पहले जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ी बड़ी फैमिली थी, उससे अब न्यूक्लियर फैमिली स्टार्ट हो गई है, छोटी छोटी फैमिली, क्योंकि बड़ी फैमिली सस्टेन नहीं कर पा रही है। लोग अपने अपने, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंट का मैं किसी से बात कर रहा था, तो वो कुछ बोल रहे थे, उनकी कुछ शिकायतें थी। तो उनका कहना ये था कि पहले हम जब गांव में रहते थे, तो हम लगभग 3 भाई थे और उनकी 3 बीवी हुई, बच्चे हुए। तो ये सब लोग लगभग मिला के 10-12 लोग थे। बहुत बढ़िया से खेती का काम करते थे। सबकी ज़मीन किराए पे ले लेके उस पे खूब खेती करते थे। ठीक, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। हुआ क्या, भई ठीक है, इनकम भी हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, सब लोग एक साथ काम कर रहे हैं, जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, जब किसी एक के बच्चे बड़े हुए, उन्होंने 12th पास की, तो जो एक पर्सन था उनमें, या एक कपल सोच समझ लीजिए, उन्होंने बोला कि नहीं, हमें अपने बच्चों को बाहर पढ़ने भेजना है या फिर काम करने भेजना है। तो वो बाहर चले गए। अब वो कपल और बाकी जो 2 फैमिली है वो प्रॉपर रह रही है, उनके बच्चे वहीं पे रह रहे हैं। अब वो खेत में फिर से अगले दिन काम करने जाते हैं। तो अब जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो तीनों में लगभग इक्वली हो रहा है, और काम 2 कपल कर रहे हैं एक साइड से, और दूसरी साइड से वो सारे 2 पेयर हैं कपल के, वो उनके बच्चे और ये सब काम कर रहे हैं। तो उनमें आपस में फिर ईर्ष्या होने लगी कि यार, इसके बच्चे तो बाहर घूमते हैं, बढ़िया रहते हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ खेती में लगे रहते हैं। पैसे का जब बंटवारा होता है तो फिर लगभग पूरा पूरा होता है, तो हम भी नहीं रहेंगे, वो भी माइग्रेट करके चले गए। तो ऐसे कर करके, ये है एग्जैक्ट आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ मैं। इससे आपकी, आप सिलेक्शन भी ले लोगे, आपकी समझ भी थोड़ी सी डेवलप होगी कि क्या समाज में इशू आ रहा है, फैमिली का क्यों स्टेटस ऐसे चेंज हो रहा है। बच्चे, बच्चों पे भी उनकी हेल्थ, ठीक है, उनके लिए जैसे फादर रहते हैं, घर पे रहते हैं, डांटते हैं, समझाते हैं, वो एक तरह से डर थोड़ा सा खत्म हुआ है, जो एक उनके लिए साइकोलॉजिकल इशू भी है बच्चों के लिए। भाई, पेरेंट्स का या फादर का साथ नहीं रहना बहुत थोड़ा सा चैलेंजिंग इशू है। ओल्ड एज के लिए भाई, बूढ़े माँ बाप रहते हैं, उनकी केयर हो नहीं पाती ओल्ड एज टाइम पे बच्चे को, क्योंकि बाहर कमाने जाना है, नहीं कमाएगा तो फिर उनकी दवाई का भी खर्च वगैरह नहीं निकाल पाएगा। तो ये सब इशू हैं सोसाइटी के। सांस्कृतिक क्या हुआ है, अब देखना, अब फेस्टिवल, मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप मुझसे एग्री भी करेंगे, शहर में ज़्यादा अच्छे से मनाए जाते हैं, गांव में अब धीरे 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 कम होता जा रहा है। अभी भी रिलेटिवली गांव में ज़्यादा होगा, शहर में सपोज इतना है, लेकिन पहले शहर में लगभग लगभग इतना था और गांव में इतना था। तो गांव श्रिंक हुए हैं और शहर में ये चीज़ बढ़ने लगी है। क्यों? क्योंकि सब अच्छे लोग, ज़्यादातर अच्छे लोग, वो बाहर रह रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, चलिए, आप बोलोगे कि टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपकी समझ होनी चाहिए। एक गुनार मृडल, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था कि ड्रेन ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों का एक तरह से ड्रेन होता है। कैसे? जो एक बड़ा शहर होता है ना, सिटी,
ये हम जनरली समझते हैं कि ये बहुत डेवलप होगा तो आसपास के रीजन को डेवलप कर देगा। ठीक है, अभी आपने ये सब सोचा। अब मैं आपको दूसरी अवधारणा बताता हूँ कि नहीं, अगर एक बड़ा शहर है तो ये आसपास के छोटे शहर या गांव या कस्बों को एकदम खा जाता है, बिल्कुल खा जाएगा। कैसे? एक गांव में 100 बच्चे थे, जो नेक्स्ट जनरेशन आई, बढ़िया, ये पढ़े लिखे सब लोग, ग्रेजुएट, अच्छी नॉलेज है, ये कुछ अपने गांव के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते थे क्योंकि इनकी पहली जनरेशन उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी। ठीक, इनमें से लगभग लगभग जिसके जो इन सब में से भी जो टॉपर्स होंगे, जो बहुत बढ़िया होंगे, वो 50 से 60 लोग होंगे, तो ये चले गए बाहर माइग्रेट करके। तो अब गांव में क्या बचा? ये 40%, जो पहले से ही थोड़ा सा कमजोर है। ठीक है, कंपेरेटिवली कमजोर है। तो अब शहर में तो पहले से शहर रिच थे, उनमें और ज्यादा अच्छे लोग आए, अच्छे आइडियाज लेके आए, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खर्च करेंगे, तो शहर और डेवलप हुए। गांव में जो थोड़े से पहले से, मतलब खराब नहीं बोलूंगा मैं, जो ना समझ लोग थे, जिनको मॉडर्न प्रोग्रेसिव आइडिया सोच कुछ पसंद नहीं थी, अब उनकी ही मानसिकता के लोग गांव में रह गए, तो वो उस चीज को और ज्यादा बढ़ाएंगे, तो गांव और ज्यादा खराब होते चले जाएंगे और शहर और ज्यादा अच्छे बढ़ते चले जाएंगे, जो कि आज हो भी रहा है। ये हवा हवाई बातें नहीं है, आप अगर सीरियसली ऑब्जर्व करते हैं, मैं बोलता हूँ पढ़ते नहीं है, पढ़ने में तो एक आर्टिकल 100 बायसनेस होती है उसको लिखने के पीछे, किसने लिखा है, क्या मोटिव है, उसमें मत जाना, आप खुद ऑब्जर्व करना चीजों को। ईश्वर ने आपको बुद्धि दी है, आपने सिविल सर्विसेज की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ईश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया है कि आप धीरे 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 सोच सकते हो, थोड़ा थोड़ा सोचो, आपको समझ में आएगा कि दुनिया में, देश में क्या चल रहा है। अभी किसी के बताए हुए पे ज्यादा मत जाना, खुद भी थोड़ा अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ाओ, जो काम आएंगी आपको। ठीक है, कल्चरल इम्पैक्ट मैंने बोला, फेस्टिवल ये सब शहर में थोड़े से बढ़ गए हैं, गांव में कम हुए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली इसको लिख सकते हैं। हेल्थ एजुकेशन का एक पैरामीटर है, ये डेटा है, आप चाहें तो इसको भी यूज करके अपने आंसर को कंक्लूड कर देना। ठीक है, नेक्स्ट अपना आता है 15th नंबर का क्वेश्चन। 15th नंबर का क्वेश्चन है, उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहकारी समितियों इन स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होते हैं, उनकी भूमिका का परीक्षण करना है। उन्होंने राज्य में सामाजिक और आर्थिक उत्थान में किस प्रकार योगदान दिया है। दो पार्ट है इसके। ठीक है, पहला है क्या इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है, उसको एग्जामिन करना है। दूसरा है उन्होंने राज्य में सामाजिक और आर्थिक उत्थान के लिए किस प्रकार योगदान दिया है। ओके, तो आप इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप से स्टार्ट कर सकते हैं। उत्तराखंड में ग्रामीण विकास को सशक्त करने के लिए सहकारी समिति और सेल्फ हेल्प ग्रुप महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। ये जनरल एक इंट्रो है। ये संगठन न केवल आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान करते हैं, बल्कि सामाजिक उत्थान और सामुदायिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक, इंग्लिश में आप देख लेना, इधर लिखा है। नेक्स्ट, सहकारी समिति, तो देखिए उदाहरण के लिए दुग्ध सहकारी समिति, जैसे उत्तराखंड कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने दूध उत्पादन में वृद्धि की है। 2020 में राज्य में दूध उत्पादन 3.2 मिलियन टन था, जो कि सहकारी समितियों की गतिविधियों से संभव हुआ। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप ने, जो एक एग्जाम्पल है, जो मिल्क प्रोडक्शन है उसको काफी हद तक बढ़ाया। ठीक है, इससे क्या होगा भाई, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा, तो वहां पे आपको जो हेल्थ न्यूट्रिशन के थोड़े से चैलेंजेस होंगे वो भी कम हुए होंगे, एक सेल्फ सफिशिएंसी आई होगी उत्तराखंड में। ठीक है, नेक्स्ट है, इससे फार्मर को भी हेल्प मिली होगी, है ना, क्योंकि जो प्रोड्यूस कर रहे हैं मिल्क, तो ये सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़ी कर रहे हैं, वो तो फार्मर कर रहे हैं, तो फार्मर को भी हेल्प मिली, इनकी भी हेल्प हुई, सोसाइटी को एक एट लार्ज वो भी फायदा हुआ। ठीक है, और आप इसमें मेन क्या है, इसमें गेम है उदाहरण का। उदाहरण, उत्तराखंड में महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने स्थानीय उत्पाद जैसे हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग के विपणन में मदद की है। हिमालयन हरित नामक एक सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं को कृषि उत्पादकों का प्रोसेसिंग वगैरह को विपणन करने में प्रशिक्षित किया, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी हुई। तो मीन्स इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट की, उससे प्रोसेसिंग स्टार्ट हुई, प्रोसेसिंग के बाद वहाँ प्रोडक्शन, तो ये पूरा सिस्टम चल रहा है।
ये सरकारी डेटा है, आप इसको भी चाहें तो कोट कर सकते हैं। और सामाजिक और आर्थिक उत्थान क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप ग्रामीण समुदाय में सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं। ये संगठन महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी सहायक होते हैं। ठीक है? तो हेल्थ सिविल लगते हैं, ठीक, हेल्थ कैंप्स लगते हैं गाँव में, जिसमें आपको फ्री चेकअप वगैरह सब मिलता है। उससे आपकी देखिए हेल्थ एक जो डेली का कॉन्सेप्ट आता है ना, डेली आपने सुना है? डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ ईयर ऐसे कुछ बोल सकते हैं इसको। मीन्स आप पूरी जिंदगी में 70 साल जिए सपोज, आप टोटल, ये आपकी लाइफ की साइकिल है, आप 70 साल जिए, लेकिन शुरू के 2-3 साल आप थोड़ा सा बीमार रहे, बीच में आपको फीवर आया, ठीक है, आपकी छोटी मोटी कोई चोट लगी, उससे लगभग 2 साल, ये 2 साल, ये 1 साल, तो 5 साल आपके कम हो गए। 70 - 5 इज इक्वल टू 65, लगभग ये आपकी लाइफ है, इतनी लाइफ है। आपके बारे में थोड़ी सी बात करूं मैं। चलिए, अभी आप सब लोग, मैं एक एवरेज एज लेके चलता हूँ कि 28 के अराउंड होंगे, कुछ बहनें 30 के अराउंड भी होंगी, भाई भी होंगे, ऐसा नहीं है। तो है क्या इशू, आप 60 साल तक जनरली एक जियोगे हेल्दी लाइफ। 70-80 हमारी वाली जो जनरेशन है, भूल जाओ भी कि हेल्दी जी पाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास 30 साल बचे, ठीक, उस 30 साल में आधे दिन है आधी रात है, तो मीन्स 15 साल तो हमारे रातों में चले जाएंगे सोने में, और 15 साल दिन है, ठीक है। इन ये जो 15 साल है, ये आपकी लाइफ के एक पार्ट है। इन 15 सालों में आप एवरेज डेली 8 घंटे काम करोगे, ठीक है, 8 घंटे काम करोगे ना, तो मीन्स 24 घंटे का 1/3 होता है 8 घंटे। तो इन 15 साल का 1/3 कितना होगा? 5 साल। तो 5 साल आपके काम में निकल जाएंगे, ठीक है। 1 साल उस काम को करने के लिए जो भी आपने ट्रांसपोर्टेशन, आना जाना, ये जो भी आप रिसोर्सेज लगते हैं, तो 6 साल गए, आपके पास बचे 9 साल। इस 9 साल में नहाना भी है, खाना भी है, बच्चे हैं, शादी है, पैसा है, घूमना है, फिरना, सब कुछ है। तो इतना टाइम है भाई, जी लो आराम से, पढ़ लो, पढ़ के फिर अपना जियो लाइफ को। लाइफ जीने के लिए है, ठीक है। जैसे एक कुल्फी होती है ना, कुल्फी, तो कुल्फी क्या है ना, ये कुल्फी है सपोज, ये डेली मीन्स क्या है, ये जैसे आपने इसको बॉक्स से बाहर निकाला, ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो या तो आप वेस्ट कर दो इसको, खाओ मत, लेकिन ये मेल्ट हो रही है, या फिर आप इसको खा के टेस्ट कर लो। तो लाइफ कुछ कुल्फी की तरह है, जैसे आप पैदा हुए, आपका एक तरह से वो एज बढ़ नहीं रही है, वो धीरे 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 आप खत्म की तरफ जा रहे हो, कुल्फी की तरह, कि अब ये मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई है। आप चाहे तो इसके मजे लेके इसको टेस्ट कर लो, चाहे तो आप कुछ मत करो, वेस्ट कर दो, आपके ऊपर है, आपकी चॉइस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चिपकू आंदोलन के बारे में पूछा है। चिपकू आंदोलन 16 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के पर्यावरण इतिहास में चिपकू आंदोलन के महत्व का वर्णन करें। इस आंदोलन ने भारत के वन संरक्षण नीतियों को कैसे प्रभावित किया है, इस पर हमें चर्चा करनी है, ठीक है। तो चिपकू आंदोलन हुआ कब था? चिपकू मूवमेंट एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है उत्तराखंड की एनवायरमेंटल हिस्ट्री में। ये 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ, जिसका दो एम थे, डिफोरेस्टेशन और फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये मूवमेंट प्राथमिक रूप से जो लोकल वीमेन थी, वो उन्होंने लेड किया इसको। चिपकू का मतलब होता है चिपक जाना, हक कर लेना। ये एक सिंबलाइज करता है यूनिटी को, हार्मनी को, ठीक है। इतना आपने इंट्रोडक्शन दिया। तो इंट्रोडक्शन में देखिए आपको समझ में नहीं आया कि इसने टाइम के बारे में बताया कब हुआ, इसने ज्योग्राफी के बारे में बताया कहाँ हुआ, इसने बताया पर्पस। तो यही मैं आपसे बोल रहा हूँ, आपको यही करना है, ठीक। नेक्स्ट, इसका सिग्निफिकेंस क्या था? इसमें लोकल लोग इन्वॉल्व हुए, उससे क्या हुआ, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो विचार था उसको और ज्यादा बल मिला, ठीक है। इससे हमारी पॉलिसीज पे क्या इम्पैक्ट आया? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आपको पता है 1980 में आया, तो वो भी आप लिख सकते हो। कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये विचार भी आया, और 1976 में ही जो सोशल फॉरेस्ट्री है, अर्बन फॉरेस्ट्री है ना, इनके विचार भी, एग्रो फॉरेस्ट्री के विचार भी आ चुके थे, रिकमेंडेशन आ चुकी थी, ठीक है, इसको लिख सकते हो।
वीमेन का एक जो इकोसेंट्रिक व्यू है वो हमें देखने को मिला। जैसे हम बोलते हैं ना, पृथ्वी पृथ्वी माँ है, तो ये जो माँ है ये क्या है, फेमिनिज्म शो करता है। तो महिलाओं ने ही इसको लेट किया पृथ्वी को ही बचाने के लिए। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। और भी आप लिख सकते हो कि भाई 1980, अब आपको जो भी याद है कि 1980 में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, 1981 में शायद हवा पानी, तो ये एयर वाला था, एयर पोल्यूशन एंड प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। 1974 में वाटर एक्ट था। ठीक है, 1986 में आपकी एक मिनिस्ट्री का गठन हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। 1988 में अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी आ गई थी, एक्ट भी आ चुका था, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो, आपको पता है। अच्छा, चिपकू के बारे में थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया दूँ। चिपकू के बारे में नहीं, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, विश्नोई, क्योंकि ये जो इंस्पायर्ड था ये विश्नोई जो होते हैं उनसे था। ठीक है, ऑल्दो आई एम ऑल्सो विश्नोई, तभी मैं आपको थोड़ा सा इस पे, ऐसा नहीं कि विश्नोई को प्रमोट कर रहा हूँ, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ जो शायद आपको शायद पढ़ने के लिए नहीं मिले कहीं भी। तो ये जो विश्नोई होता है ना, इसमें विश का मतलब होता है 20 और नोई का मतलब होता है 9। 20 प्लस 9, ये 29 नियम होते हैं। जो इनको फॉलो करता है वो विश्नोई है। इररिस्पेक्टिव वो कास्ट उसकी क्या है, क्या रिलीजन है, वो मैटर नहीं करता। तो किसी भी कास्ट से, किसी भी समुदाय से जो आते हैं, जो इन 29 नियम को मानते हैं, वो विश्नोई है। ये 29 नियम हैं क्या? तो उसमें यही है कि आपको नीला वस्त्र नहीं पहनना है, ब्लू। आपको पर्यावरण का संरक्षण करना है, जो जीव है उनकी हत्या नहीं करनी है, किसी के साथ हिंसा नहीं करनी है। ठीक है, सद्भाव के साथ रहना है। तो एक अच्छे अच्छे हाइजेनिक विचार है। सुबह उठ के नहाना है, शाम को संध्या मीन्स पूजा करनी है, जिसको जो जिस चीज को मानते हैं वो कर सकते हैं। तो ये सब है इसमें। यहाँ पे एक अमृता विश्नोई थी, इन्होंने बहुत पहले राजस्थान में पेड़ों को ऐसे हक किया था, और 363 लोगों ने अपने सर कटवा दिए थे, लेकिन पेड़ नहीं कटने दिए थे, क्योंकि राजा के लोग पेड़ को काटने आए थे। तो वो एक मेमोरेबल इवेंट बना। फिर उसी से बहुत सारी इंस्पिरेशन आई भी हैं। चिपकू भी शायद शायद क्या, मोस्ट प्रोबेबली एक वहीं से इंस्पायर्ड हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर का क्वेश्चन है। उत्तराखंड के इतिहास पर एंग्लो गोरखा युद्ध, एंग्लो गोरखा वॉर के प्रभाव की व्याख्या करें। सुगोले की संधि के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये सिंपल है। सिंपल क्या, ये सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन है कि भाई आपने इंट्रोडक्शन तो दिया स्पेशल और टेम्पोरल डायमेंशन से, इनका इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। तो इम्पैक्ट आपको ये याद करना पड़ेगा, ये स्पेसिफिक है, ये इसके बारे में आप कुछ अगर आएगा तो बना के नहीं लिख पाओगे। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको, ऐसा नहीं है कि आने ही चाहिए, लेकिन ऐसे अगर ये आते हैं तो या तो आपको आते हैं, नहीं तो भाई छोड़ के आओ। फालतू में इन पे मत जाना, क्योंकि ये फिर आपको एक्सपोज कर देंगे एग्जामिनर के सामने। ठीक है, तो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, समांतर प्रशासन, पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और भारत नेपाल सीमाओं का निर्धारण हुआ। ठीक है, उदाहरण ये दिए हुए हैं। गढ़वाल में से राजा सुदर्शन शाह का, उन्हें टिहरी की वो रियासत वगैरह दी गई थी। तो ये सब है, आप इसको पढ़ लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपके काम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के विकास में कत्यूरी राजवंश का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। क्षेत्र की संस्कृति और स्थापत्य विरासत में उनकी भूमिका का विश्लेषण करना है आपको। तो कत्यूरी का मैंने इंट्रोडक्शन बता ही दिया है आपको। टाइम, स्पेस और पर्पस के हिसाब से आप कर सकते हो। टाइम, स्पेस और जो भी आप लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत एक आध लाइन, 3 4 5 6 लाइन में इसको इंट्रोड्यूस करना। इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, इन्होंने पॉलिटिकली यूनिफिकेशन किया, राजनीतिक रूप से एकीकरण किया। अलग अलग जो स्कैटर्ड हिल्स की किंगडम थी छोटी छोटी, उन सबको एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंडर ये लेके आए। तो ये इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इनका किंगडम को कार्तिकेयपुरा भी कहा जाता था। ठीक है, ट्रेड और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ठीक है, क्योंकि ये इट बिकम अ सेंटर फॉर ट्रेड एंड कॉमर्स, कनेक्टिंग द रीजन टू प्लेन एंड नेबर टेरिटरीज। आस पड़ोस के जो प्लेन के क्षेत्र थे, पड़ोसी क्षेत्र थे, उन सबसे बढ़िया कनेक्टिविटी कनेक्टिविटी थी, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन्होंने किया। ठीक है, रोड काफ़ी इन्होंने बनवाई, जो अनाज होता है उसको रखने की व्यवस्था बनाई। ये सब चीज़ें हर्ब्स जो होती हैं मेडिसिनल,
उन पे काफ़ी इन्होंने काम किया। एग्रीकल्चर को भी थोड़ा-सा इन्होंने एडवांस किया। इन्होंने क्या किया कि माउंटेन पे जो टेरेन होते हैं उसके हिसाब से फार्मिंग स्टार्ट की। तो ये भी इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एग्जाम्पल आप ये वाला यहाँ से कोट कर सकते हो। वन ऑफ द यूनिक एस्पेक्ट ऑफ कत्यूरी रूल वाज द ब्लेंडिंग ऑफ लोकल ट्रेडिशन विद द लार्जर इंडियन कल्चरल एथोस। फॉर इंस्टेंस, they integrated local deities and folk tradition into the larger Hindu framework, leading to a rich syncretic culture that is still evident in the festival, ritual, and the daily life of the people of Uttarakhand. जो लोकल देखिए वहाँ पे पहाड़ देवता लोकल डीटी छोटे मीन्स वहाँ के रीजनल डीटीज होते हैं, तो रीजनल उनका एक कल्चर डेवलप हुआ, तो उसको उन्होंने बड़े जो हिंदू का कैनवास था, सनातन का जो एक कैनवास था उससे इंटीग्रेट किया, तो एक बड़ी फॉर्म दी इन डिटीज को। तो काफी अच्छा एग्जाम्पल है, आप चाहें तो इसको कोट कर सकते हो। आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन इनका यही है, वैजनाथ में टेम्पल कॉम्प्लेक्स, जागेश्वर, कल्चरल इन्फ्लुएंस इनका ग्रोथ ऑफ शैविज्म, शिव भगवान की भक्ति ज्यादा स्टार्ट हुई। ठीक है, आप ये सब लिख सकते हो। कंक्लूजन ये मैंने आपको रेडीमेड दिया है, कंक्लूड कर देना यहाँ से। ठीक है, अब आते हैं अपना 19th नंबर का क्वेश्चन। 2000 में राज्य गठन के बाद उत्तराखंड को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उनका मूल्यांकन करें। राज्य में राजनीतिक नेतृत्व में इन चुनौतियों से कैसे निपटा है। तो कैसे निपटा है, आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना कि हाँ पॉजिटिव सही किया है या फिर नेगेटिव गलत किया है। ठीक है, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को भारत का 27वां राज्य बना, पहाड़ी राज्य बना। तो ये आपको इंट्रोडक्शन याद रखना, इसको तो आप याद ही रखना। कहीं भी मैं बोल रहा हूँ, आप अगर सारे पेपर इस बार मेंस लिख रहे हो तो ये वाला इंट्रोडक्शन आपका पक्का यूज हो जाएगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, आपका ये यूज होने वाला है, रट लेना इसको तो इंट्रोडक्शन को। प्रमुख चुनौतियां क्या थी भाई, नया राज्य बना, पहाड़ी राज्य जहाँ की पे इतना ज्यादा फॉरेस्ट वगैरह है, हिली टेरेन है, एनवायरमेंटल कंडीशन काफी ज्यादा चैलेंजिंग है। तो उससे क्या चुनौतियां थी उनके सामने, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, वहाँ पे बिजली पानी सड़क ये सब की दिक्कत थी। तो इन्होंने क्या काम किया, उदाहरण के लिए सिटकुल वगैरह बनाया, उससे वहाँ का विकास स्टार्ट हुआ। आप एग्जाम्पल देख सकते हो, सितारगंज में बना है, पंतनगर, हरिद्वार, यहाँ सब, और अपना आईटी पार्क देहरादून में है। तो अच्छा भी हुआ है। ठीक है, बेरोजगारी ठीक है, पलायन वगैरह बढ़ा है, 30% वाला डेटा यहाँ पे यूज कर लेना। लेकिन इससे क्या हुआ है, पलायन को रोकने के लिए 2017 में उत्तराखंड पलायन आयोग की भी स्थापना की गई है। इसकी काफी डिटेल्ड स्टडी हो रही है, जो बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा भी है, कोई ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा है, इसके फायदे भी हैं। क्योंकि गांव से शहर में आ जाते हैं लोग कमाने, तो जो पैसा भेजते हैं वापस गांव को, उससे उस गांव का विकास भी होता है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ गलत ही हुआ है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस ये तो थे ही पहले से, अभी भी हैं। ये रिजोल्व होना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि नहीं हो पाएगा। एनवायरनमेंट अपना रास्ता बना लेता है। ठीक है, नदी है वो अपना रास्ता बना लेती है, वो नहीं रुक पाएगी किसी से भी। केदारनाथ जैसे आपदा हुई, उस टाइम पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स थी, वो पॉलिटिकल लीडरशिप ने उसको काफी सपोर्ट किया, काफी अच्छे से काम किया। स्वास्थ्य और शिक्षा ये सब मिशन, काफी अच्छा काम हुआ इस पे भी। जो संतुलित विकास है, बैलेंस्ड ग्रोथ है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट है, उस पे भी उसके चैलेंजेस भी हैं। आप सोचना, कोई भी चीजों अभी तक सोल्व नहीं हुई होगी पूरी तरीके से, तो उसके चैलेंजेस भी हैं। और हाँ, सॉल्यूशन भी है कि हाँ भाई काम हुआ तो है। आप एग्जांपल डाल देना कि ग्रामीण विकास योजना और राज्य बुनियादी बुनियादी ढांचा विकास निगम एसआईडीसी जैसे कार्यक्रम शुरू किए गए, जो ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुधारने पर केंद्रित थे। ठीक, अगला, पलायन वगैरह को रोकने की काम किया गया, आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, पर्यटन। ठीक है, होम स्टे योजना वगैरह। अब आपने इसको कंक्लूड करना है, ये कंक्लूजन भी आपको दे रखा है। आप चाहे तो अपने मन से मत बना के लिखना, यहाँ से कंक्लूड कर देना। एक अच्छा ऑथेंटिक कंक्लूजन ये रहेगा। ठीक है, चलिए 20 नंबर का अपना क्वेश्चन देखते हैं। राज्य में भूमि स्वामित्व और कृषि राजनीति पर उत्तराखंड भूमि सुधार अधिनियम के प्रभाव का परीक्षण करें। इस अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो देखिए, भूमि सुधार अधिनियम राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में भूमि स्वामित्व और
कृषि नीति को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम रहा है। यह अधिनियम 2000, तो वही टाइम आ गया कब बना है, ठीक है? जिसका उद्देश्य क्या था कि भू स्वामित्व जो लैंड ओनर थे कि असमानता मीन्स उसमें जो भी डिस्पैरिटी आ रही थी, उसको दूर करना, जो छोटे किसान हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा करना और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। बड़ा एक उद्देश्य था, ठीक है? देखते हैं इसके क्या-क्या प्रावधान थे। भूमि स्वामित्व में सुधार, जो लैंड ओनरशिप है, उसमें इम्प्रूवमेंट करना था क्योंकि किसी के पास बहुत ज़्यादा है, किसी के पास थोड़ा-सा है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है। तो थोड़ा-थोड़ा एक तरह से इगैलिटेरियन या सोशलिज़्म एक तरह से इन्होंने सोचा लाने की सोशलिज़्म, ठीक है? लैंड के थ्रू। अब कृषि उत्पादकता में सुधार की कृषि नीतियों को ऐसे तैयार किया जाए ताकि किसानों को आधुनिक कृषि टेक्निक, इरिगेशन, जो भी जो बीज वगैरह होते हैं, सॉरी सीड्स वगैरह होते हैं, उसको ऐसे दिया जाए ताकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो ठीक है, बड़ा एक उद्देश्य था, अच्छी बात है। विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, अब देखिए लैंड सिर्फ ऐसा नहीं कि एग्रीकल्चर के लिए है, क्योंकि कम लैंड है उस पे एग्रीकल्चर भी होनी है, उसमें जो और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका भी डेवलपमेंट होना है, तो आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, तो उसको भी इम्प्रूव करने के लिए इस पे बात की गई। इससे इम्पैक्ट क्या हुए, तो जैसे कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में छोटे किसान को उनके भूमि अधिकार मिलने से खेती के प्रति रुचि बढ़ी, जिससे उनका आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। आप इसको लिख सकते हैं। एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। उदाहरण के लिए पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के कई क्षेत्र में जल संग्रह टेक्निक और टेरेस फार्मिंग, ढलान वाली भूमि पर सीढ़ीदार खेती जिसको बोलते हैं, उसके प्रोत्साहन कृषि उत्पादन वृद्धि हुई। मीन्स टेरेस फार्मिंग वगैरह प्रमोट हुई और नई नई टेक्नोलॉजी आई पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, कुमाऊं वाले रीजन में, उससे वहां पे प्रोडक्टिविटी बढ़ी, ये बोल रहा है तो ठीक है। रोजगार का सृजन, बागेश्वर और चंपावत, ये देखिए ये ऐसे एग्जाम्पल हैं, यहाँ पे बागवानी और फूलों की खेती को बढ़ावा मिला। जो आपको एकदम याद रखें कि अच्छा कुमाऊं में यहाँ पे ये फायदा हुआ, चंपावत और बागेश्वर में इधर भाई हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इन सब पे काफी ज्यादा काम हुआ और फायदा मिला। तो आप इन सब चीजों को लिख सकते, याद रखना उत्तराखंड का जब ऐसे आएगा, इसको खूब दबा के यूज करना, या फिर उत्तराखंड का जो भी एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, ये एग्जाम्पल आप कोट करना, पलायन पे भी रोक मिली, ठीक है? उदाहरण हर एग्जाम्पल उसमें देना पॉइंट में, जैसे पौड़ी और रुद्रप्रयाग प्रयाग के क्षेत्र में पलायन की दर में गिरावट देखी गई है क्योंकि स्थानीय किसानों ने भूमि सुधारों के बाद कृषि में फिर से रुचि दिखाई है, ठीक है? फीमेल एम्पावरमेंट हुआ। उत्तरकाशी और टिहरी के ग्रामीण इलाकों में कई महिलाओं ने भूमि स्वामित्व के अधिकार प्राप्त किए। तो मेरा मेन पर्पस आपको ये पॉइंट बताना नहीं है, ये जो एग्जाम्पल है ये बताना है। आप इसको ऐसे कुछ बना बना के कि अच्छा चंपावत, बागेश्वर, यहाँ पे पिथौरागढ़ में ये काम हुआ, उत्तरकाशी में ये फायदा हुआ, पौड़ी में, रुद्रप्रयाग में, आप एक बार ये पॉइंट आपने याद किए ना, बस एग्जाम्पल ये याद कर लेना, आप इसको मल्टीपल टाइम पॉइंट्स में यूज करना, आपका बहुत टाइम बचेगा, मजा भी आएगा, ठीक है? अब देखिए थोड़ा सा रियल इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं। जॉइंट फैमिली के जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है, तो फ्रेगमेंटेशन हो रहा है लैंड का। आर्थिक असमानता का समाधान अभी भी, हम इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमने कर ली है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है जिसको अभी हमें अचीव करना बाकी है, ठीक है? कंक्लूजन आप यहाँ से लिख सकते हो। नेक्स्ट, वन पंचायत और उसके प्रबंधन का वर्णन करना है। एज सच इसमें कुछ है नहीं, आप अगर इसका मॉडल आंसर पढ़ लोगे तो उसमें आपका काम हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन जैसा चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन आपका दिया हुआ है, कब से कब ये स्टार्ट हुआ, स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मेशन, और ये वाली जो केस स्टडी है, इसको आराम से पढ़ना, इसको नेट पे देख भी लेना एक बार, ठीक है? और इसको आप मल्टीपल टाइम ऐसे में यूज़ करना, क्योंकि वन पंचायत जो पॉलिटी है, पेपर 2 उसमें हेल्प करेगा आपको। पेपर 1 में जो ज्योग्राफी और जो आपका रिसोर्स वाला है, उसमें हेल्प करेगा, ठीक है? या सोसाइटी में भी हेल्प करेगा। पेपर 3 इकोनॉमिक में तो हेल्प करेगा ही ऑब्वियसली। एथिक्स में चलिए एथिक्स को छोड़ देना, उत्तराखंड के दोनों पेपर में हेल्प करेगा। तो ये एक ऐसा एग्जाम्पल केस स्टडी है, इसको हर पेपर में आप लिख के आना। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? देखिए जो GS1 की कॉपी चेक करेगा वो GS2 की नहीं करेगा, जो 2 की करेगा वो 3 की नहीं करेगा। ऐसे जब एक टीचर दूसरी कॉपी चेक कर ही नहीं रहा है, तो आप स्मार्ट प्ले करो ना, जो आपने पढ़ा है बस उसको सही तरीके से यूज करो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, 1 सेकेंड।
नागरिक चार्टर, ठीक है, सिटीजन चार्टर। वन सेकेंड, इसका कंटेंट, वन पंचायत अपना हो गया ना, हाँ ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर, इसकी जो फंडिंग रिसोर्सेज, जो चैलेंजेस हैं, वो सब आप देख लेना एक बार। देखिए, इलीगल लॉगिंग वगैरह है इन सब रीजन, जैसे वन पंचायत फेस इशू ऑफ फॉरेस्ट लैंड एनक्रोचमेंट एंड इलीगल लॉगिंग्स, तो इन सबको सिंपल सिंपल से हैं, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा हेक्टिक हो चुका है अभी, तो फटाफट चलिए इसको खत्म करते हैं एक बार। सिटीजन चार्टर, 2 3 4, कितने क्वेश्चन बचे टोटली? 1 2 3 4, 4 क्वेश्चन बचे आपके। चलिए मैं एक काम करता हूँ, ये 4 क्वेश्चन की वीडियो थोड़ा रेस्ट करके आराम से आपको एक सेपरेट 8 10 मिनट में दे दूंगा, क्योंकि अब देखिए बिल्कुल मन नहीं हो रहा इस टाइम, और बोला ही नहीं जा रहा है कंटिन्यू, काफ़ी टाइम हो गया बोलते हुए। वैसे भी थोड़ा सा वर्कलोड ज़्यादा है, उस वजह से भी ज़्यादा थकान है। सो आई होप आप माइंड नहीं करोगे, मैं आपको सेपरेट वीडियो में दे दूंगा, प्लस हिंदी अपना आएगा ना साथ में, उसके साथ आप इसको देख लेना, और कॉम्प्लीमेंट्री है, देख लेना, इसको खत्म करना, ठीक है। सो थैंक यू, गुड नाइट।